बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। कोविड-19 का ज़माना है, ये हमारे प्रोग्राम में कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि उन लोगों से राय ली जाए, एक दफ़ा फिर उन लोगों से हिदायत ली जाए और उन लोगों से रुजू किया जाए जो कि फ्रंट लाइन पर हैं, और वो हैं हमारे डॉक्टर्स। जहां पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश कर रही है, वहाँ पर इन्हीं लोगों से रहनुमाई की भी ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये इत्तलात आ रही हैं कि जैसे सूबा सिंध के अंदर हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। वफाकी हुकूमत ऑलरेडी 9 मई तक एक्सटेंड कर चुकी है, लेकिन इवेंचुअली यही कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ने जब से हमने नरमी की है बेनिफिट किया है इस हवाले से या नहीं किया है, और डॉक्टर्स के इस वक्त क्या फियर हैं? क्योंकि तकरीबन एक हफ़्ता कबल कराची के अंदर कुछ डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया था, बल्कि हुकूमत से भी अपील की थी कि जो नरमी लाई गई है लॉकडाउन के अंदर उसके ऊपर गौर किया जाए। तो डॉक्टर से ही बात कर लेते हैं। सवालात वो हैं जो आप सबके जहनों में हैं। कोशिश करूंगा कि मैं मौजूद डॉक्टर साहिबान से इसका जवाब ले सकूं। लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी साहब कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर शमसी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद जावेद साहब पेशावर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर गफ़ार बलोच साहब शेख ज़ैद हॉस्पिटल कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं डॉक्टर जावेद साहब आपके पास आऊँगा। सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये कंसर्न है लोगों का, इसके बारे में आप बेहतर बता पाएंगे कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है रिपोर्टेडली। अब आज भी तादाद 15,000 से ज़्यादा चली गई, लेकिन पंजाब के अंदर ये केसेस की जो टेस्ट्स हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा ऊपर जाएंगे, बट कोई समझ आता है आपको कि ये टेस्टिंग कम क्यों हो रही है? देखें मुनीब, हमें पता है कि हम एक रिसोर्स स्ट्रक्चर कंट्री हैं और इसमें तो कोई शक नहीं कि हम अपना मुआवजा नहीं कर सकते डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ। तो इसमें ज़ाहिर है कि जो मेयार दुनिया में है टेस्टिंग का, वो है 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को आप स्क्रीन करें, तो वो बनती है 22 लाख। तो दैट इज़ ए वेरी एम्बिशियस टारगेट। बाकी ये है कि जो हमने टेस्ट किए पंजाब में, क्या वो पूरे पाकिस्तान में जो टेस्ट किए वो हमने उनमें किए जहाँ जिनमें अलामात थी या जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे ऑफ पीपल पॉजिटिव विद कोविड-19 वायरस। तो इसलिए जाहिर है कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि वी आर ओनली लुकिंग एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, वी आर नॉट लुकिंग एट द आइसबर्ग इटसेल्फ, बिकॉज हमारे पास रैंडमाइज सैम्पलिंग हुई नहीं। हमने पॉपुलेशन बेस्ड कोई सैम्पलिंग अभी तक नहीं की कि कोई हम मस्जिद को सेंटर पॉइंट लेके हर तीसरे हाउस होल्ड में जाके कोई रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को स्क्रीन करते, ताकि हमें इस वक्त ट्रू प्रेवलेंस पता लगे। तो देखें, ये एक साइंस है और ये साइंसी चैलेंज है और इसको साइंस के साथ ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। एविडेंस बेस्ड अप्रोच तभी होगी जब हम एविडेंस हमारे सामने आएगा। जब एविडेंस नहीं आएगा, इट्स एनीबडीज गेस वर्क कि ट्रांसमिशन रेट क्या है और फ्लैट को कर्व करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है। जब देखें दुनिया में जो सक्सेसफुल कैंपेन हुई है, न्यूजीलैंड की आपकी हुई है, वियतनाम की हुई है जहाँ सिर्फ एक डेथ हुई है और उन्होंने कंक्लूड कर दिया इस डिजीज़ को। सिंगापुर देख लें, उन्होंने डेफिनेटली लॉकडाउन को ईज आउट करने का क्राइटेरिया रखा था कि जब ग्राफ जो है आपका ट्रांसमिशन का वो फ्लैट हुआ या नीचे आना शुरू हुआ, तब आपने रिलैक्सेशन। हमने अभी तक जितना भी लॉकडाउन किया है वो मुअस्सर किसी भी हुकूमत विद इन द कंट्री का वो रिजल्ट नहीं आया कि हम फ्लैट नहीं कर सके कब। तो इसलिए कोई तुक्की नहीं है कि हम उसको रिलैक्स कर दें लॉकडाउन को। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम सैम्पलिंग कम कर रहे हैं, हमें हर किसी को सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो कैरी कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एसिम्प्टोमेटिक। ना उनको पता होता है, ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ना उनको टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो जो एसिम्प्टोमेटिक पूल है वो ट्रांसमिशन रेट तो उसका भी उतना ही है जितना सिम्प्टोमेटिक पूल का है। तो इसलिए हमें इस वक्त ये करना चाहिए कि जी अनलेस प्रूवन अदरवाइज हर कोई कैरी कर रहा है ये वायरस, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और उससे भी बढ़ के हमें ये जो लॉकडाउन और आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन, ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए। अदरवाइज खुदा ना खास्ता वी आर लुकिंग ओवर हेयर टू ए इमिनेंट डिजास्टर।
तो हमारी तो एज ए टेक्निकल यही होगी कि हमारे पास डाटा नहीं है, इसलिए खुदारा हम इसको जितना भी इस वक्त कंट्रोल प्रिवेंटिव मेजर से कर लें द बेटर। ठीक, ताहिर शम्सी साहब ये फरमाइएगा सर कि एक तो अब जिस ट्रीटमेंट इस वक्त हो रहा है, एक तो ज़रा ये रहनुमाई फरमा दीजिए कि कोई इस हवाले से कोई तहकीक आई है कि हम ज़रा, क्योंकि मैं बड़े कॉमन ज़बान के अंदर आपसे पूछ रहा हूँ लोगों को, ताकि आपके तवज्जुह से पता चल सके, कोई तशखीस हो पाएगी आसानी से, कोई टेस्टिंग के हवाले से कुछ तब्दीली आ रही है, कोई नई कोई रिसर्च आई है, तो ज़रा लोगों को बता दीजिए आपके तवज्जुह से अगर पता चल जाए। और फिर ये भी बताइएगा जो सिंध हुकूमत सोच रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ इवेंचुअली जाना है, स्टेज है ऐसी, आपको भी लगता है नहीं ये जो रिलैक्सेशन है ये अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए? दो बातें आपने पूछी। पहली बात का मैं जवाब दे दूं कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं मुल्क की वो बहुत ही लिमिटेड है। इस वजह से हम 1% ऑफ द पॉपुलेशन को तो कभी भी नहीं कर पाएंगे कि हम PCR टेस्ट करके रैंडम सैम्पलिंग करके और हम ये बता सकें कि हमारा प्रेवलेंस कितना है। अब रह जाती है वो बात, अच्छा, और ये बात भी बिल्कुल तयशुदा है, सारी दुनिया में लिखी गई है कि 1/3 ऑफ ऑल दी COVID-19 पीपल जो कि जिनको इन्फेक्शन होता है वो उनको पता ही नहीं होता कि उनको हुआ हुआ है, एक टोटली एसिम्प्टोमेटिक। तो अब क्या किया जाए, ये तो हफ्ता 10 दिन में उनके जो एसिम्प्टोमेटिक है उनके जिस्म में से वायरस गायब हो जाएगा, लेकिन उनके जिस्म में वो वायरस एंटीबॉडीज बना देगा जिसको IgG एंटीबॉडीज। अच्छा, जो काम जर्मनी ने किया, जो काम और दूसरे मुल्कों ने किया, तो ये किया कि अपनी आबादी में इन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट करके, जो कि निस्बतन सस्ता होता है, निस्बतन आसानी के साथ किया जा सकता है, उसके लिए इतनी हाई फाई किस्म की लेवल 3 की लैब नहीं चाहिए, तो वो टेस्ट करने शुरू करने के बाद जिन जिन में IgG पॉजिटिव आता गया उनको वो क्लियरेंस दे के चलिए आप अपने कामों पे जाइए, आपके ऊपर लॉकडाउन की जो रुकावटें थी वो आपके ऊपर नहीं है, आपको एक तरह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ना आपको खुद इस वक्त वायरस और ना आप उसको फैलाने का बाई। तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है क्योंकि हम बिल्कुल भी इफेक्टिवली लॉकडाउन कर ही नहीं पाए। फिर वालों ने लाख कह दिया कि हमने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन इफेक्टिवली मैं कराची में रहता हूँ, मुझे इल्म है, मैं रोजाना सुबह हॉस्पिटल जाता हूँ और आता हूँ, मुझे इल्म है कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं हो सका कि इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ। लेकिन और एक हफ्ता 10 दिन में तो और बिल्कुल ही सूरत हाल हुकूमत के खिलाफ कहने के बावजूद तो ट्रैफिक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आम का ट्रैफिक होता है, उससे थोड़ा सा कम है। दुकानें से बंद है, बाकी सारे ऑफिस खुले हुए हैं, सारी दुनिया के काम। तो ये एक तरीका है कि जिसपे आप आइडेंटिफाई करें जीरो कन्वर्जन रेट कितना हो गया और उसके बाद लोगों को मईशत का पहिया चलाने की जरूरत है। इन हालात में ये एक पॉसिबल सलूशन हो सकता है हमारे मुल्क के लिए। ठीक, मैं ज़रा अच्छा जावेद साहब आप फरमाइएगा। प्रोफेसर साहब, पेशावर के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अगर हमने देखा, ठीक है लॉकडाउन हुआ भी बट इंक्रीमेंटल लॉकडाउन्स हैं। जो अब तक टेस्टिंग हुई है या जो अब तक प्रोग्रेस है, जो टोटल टोल है हमारा को 15,000 से ऊपर अब पूरे पाकिस्तान के अंदर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, टेस्टिंग भी हो रही है, बट क्या आप भी शेयर करते हैं ये कंसर्न? जिस तरह सिंध के अंदर को एक हफ्ता पहले डॉक्टर्स ने कहा कि ये अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो ये इवेंचुअली शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा या रिलैक्सेशन से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप भी यही सस्पेक्ट करते हैं या यही अप्रोच होनी चाहिए जो अभी मौजूद डॉक्टर साहबान फरमा रहे थे? मुनीब साहब, कोविड-19 को कंट्रोल करने का वाहिद ज़रिया है ब्रेकेज ऑफ द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन। जब तक हमारे पास इसका इलाज या इसकी वैक्सीन नहीं दरियाफ्त होती तो वी हैव ओनली वन टूल एंड दैट इज़ ब्रेकेज ऑफ द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन। उसको जो भी नाम दें, लॉकडाउन कहें, स्मार्ट लॉकडाउन कहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स कहें, लेकिन हमें इस चेन को ब्रेक करना होगा और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना होगा हुकूमत की रेट से, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे वी कैन कंट्रोल दिस डिज़ीज़। खुदा के फजल से इस वक्त पाकिस्तान में हालत इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड बता रहे हैं रोज़ बरोज़ जो तादाद में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है वो तो ये तकाजा करता है कि हम या लॉकडाउन से कहें, उसे सोशल डिस्टेंसिंग मेजर कहें या स्मार्ट लॉकडाउन कहें, वो हमें करना ही पड़ेगा और इसको इंड्योर करना होगा।
मुझे इस चीज़ का इल्म है कि हमें एहसास भी है कि हुकूमत को बीमारी को कंट्रोल करने के साथ साथ गुर्बत और गरीबों का भी एहसास है, इकोनॉमी का भी एहसास है, वो हमें भी एहसास है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल्स, एज डॉक्टर्स, जब तक वैक्सीन ना आई हो, जब तक इसका मौसर इलाज ना हो, हमने इस सोशल डिस्टेंसिंग को, ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए मेजर्स उठाने होंगे, जिसे आप लॉकडाउन कहें या स्मार्ट लॉकडाउन कहें। स्मार्ट लॉकडाउन का अलबत्ता एक चीज़ है कि हमें एक चीज़ जो अभी जावेद अकरम साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, टेस्टिंग की और सैम्पलिंग की कैपेसिटी। तो जब हम कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, जो कि बढ़ा रहे हैं तमाम सूबों में, केपी में भी उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, हम टेस्ट ज़्यादा करेंगे, हम डायग्नोज ज़्यादा करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे, हम क्वारंटीन करेंगे, और इस ज़रिए से हम उन लोगों से दूसरों लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने को बचाएंगे। तो यही ज़रिया है और इसी को मैं स्मार्ट लॉकडाउन कहूँगा। ठीक है। ज़रा डॉक्टर गफ़ार बलोच साहब, कुछ दिन पहले क्वेटा के अंदर कुछ डॉक्टर्स ने, अपैरेंटली शायद यंग डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि शायद कर्फ्यू लगा देना चाहिए क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पाएगा या नहीं हो पा रहा। अब हेल्थ स्ट्रक्चर हमारे मुल्क का जैसा है और कभी हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर कोई प्रायोरिटी तो रहा नहीं है, जो डॉक्टर्स सस्पेक्ट कर रहे थे या जो खदशात थे आप सबके, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर खुदा न खास्ता सूरत हाल अबतर होगी, या ये जो प्रोजेक्शंस हैं उसके करीब करीब हम नहीं जाएंगे और शायद मामला थम जाएगा उससे पहले? देखिए, जैसे हमारे सीनियर डॉक्टर्स जो साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा, हमने सबसे पहले ये करना है कि ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लॉकडाउन या दूसरे जो अल्फाज हैं जिसमें एक आइडियल सिचुएशन अगर हो, जिसमें हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अगर हम जाते हैं, तो एक आइडियल सिचुएशन में स्मार्ट लॉकडाउन, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो लेबर हैं उनको अगर एक रास्ता दिया जाए और वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ और पूरा ओरिएंटेशन उनकी हो, अगर वो जाके अपना काम करें, वापस आ जाएं, तो वो स्मार्ट जो लॉकडाउन है, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का ये मकसद था कि लोग भूखे ना मरें। लेकिन अगर इसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो ये जिस तरह यूरोप और बाकी मुल्कों में जिस तरह तेज़ी से फैला है, तो यहाँ पे भी हम रोक नहीं सकते। मैं आपको छोटा सा मिसाल दूँ, जैसे बलूचिस्तान में अगर ये केसेस कम है, तो इसको आप हेल्थ की अगर आप परफॉर्मेंस कहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो हेल्थ की परफॉर्मेंस है। इसमें एक पॉपुलेशन जो बलूचिस्तान की, वो स्केटर पॉपुलेशन है। स्केटर पॉपुलेशन में जैसे आपके छोटे छोटे यहाँ पे अजला हैं, वहाँ पे छोटे बाज़ारें हैं, और पूरे 100% फोर्स तो नहीं होता है कि पूरी पॉपुलेशन को बिठा दें घर में, लेकिन एक छोटे बाज़ार को बंद करना और लॉकडाउन करना बड़ा आसान है। आप इस वक्त भी बलूचिस्तान की जो पेरिफेरी में जाएंगे, तो वहाँ आपको लोगों की कुछ ऐसे अजला हैं जो बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन है, तो उन्होंने खुद जो है ना बाहर निकलना छोड़ दिया है, वहाँ पे फोर्सेस ने उन छोटे बाज़ारों को बंद किया हुआ है। आप कोयटा को देखें, कोयटा में लॉकडाउन है। अगर डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ पे 144 दफ़ा लगा है, तो उनका मकसद ये था कि लॉकडाउन तो गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन क्या 30 लाख की जो पॉपुलेशन है कोयटा की, 30 लाख के लिए इतने फोर्सेस हैं कि लोगों को घर में बिठाएं? बिल्कुल, तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो जाके बैठें। अगर ये सिचुएशन रहा जिसको हम देख रहे हैं, नहीं लगता कि यहाँ पे ये नहीं फैलेगा। जिस तेज़ी में कोयटा में फैला है इस वक्त, अगर हम यहाँ पे सैम्पलिंग करें, मैं समझता हूँ कि इससे डबल गुना से भी ज़्यादा केसेस कोयटा में होंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर जावेद साहब, ये फरमाइएगा, ये मैंने पहले भी पूछा, अब मैं सुन रहा था डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को, वो हुकूमत के फोकल पर्सन भी हैं ये कोविड-19 के हवाले से। इवन वो भी शायद एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर बैठ कह रहे थे कि हमने पूछा है पंजाब हुकूमत से या पंजाब से कि टेस्ट्स की तादाद क्यों कम हुई है। ज़रा ये कैपेसिटी का तो सर एक अपनी जगह इशू मौजूद है, बट कोई और भी इसके पीछे रीजनिंग हो सकती है कि सिंध के अंदर तादाद ज़्यादा है और पंजाब के अंदर कम है, जबकि आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। देखें मुनीब, हमने पंजाब गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को आज से 3 हफ्ते पहले लिखा था कि इनको पूल्ड सैंपल्स करने चाहिए।
जब आपके पास रिसोर्सेज कम हैं जब आपके पास BSL 2+ लैब्स या BSL 3 लैब्स कम हैं, जब आपके पास PCR की मशीन्स कम हैं, तो आपको रिजॉर्ट करना है पूल्ड सैंपल से। और ये बहुत एक इफ़ेक्टिव तरीका है, सेम रिसोर्सेज से आप कई गुना अपनी यील्ड इन्हांस कर लेते हैं। पूल्ड सैंपल्स मीन जिसको हम अब पंजाब में अब उसको अपना लिया गया है और इसको कहा जा रहा है स्मार्ट सैम्पलिंग, कि जहां आप 10-10 के बैचेस में सैम्पलिंग करते हैं और 10 बैचेस यानी कि आपने 100 लोगों की कर दी, उसमें से 1 या 2 बैच में पॉजिटिव आया तो उनको इंडिविजुअल टेस्टिंग कर लेते हैं। और ये अब जर्मनी ने भी शुरू कर दी है और बहुत मुल्कों ने शुरू कर दी, और इससे आपकी कैपेसिटी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और कल से पंजाब में ये शुरू होने जा रहा है और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि ये होने जा रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस लाएं। लेकिन फिर वही बात होगी कि ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ये हम सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की कर रहे हैं या सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की। हम पॉपुलेशन बेस की जो ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हमें एविडेंस चाहिए, वो पॉपुलेशन का चाहिए, हमें इन लोगों का नहीं चाहिए। इन लोगों की तो नेसेसिटी है कि डायग्नोसिस करना है, लेकिन जो हमने ग्राफ को फ्लैटन करना है उसके लिए इंटरवेंशंस हम डिज़ाइन करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड सैम्पलिंग पे। और एक और मैं कहता चलूँ कि दुनिया अब मूव कर गई है IgG IgM टेस्टिंग पे, जो कि ड्राई केमिस्ट्री से एलाइजा बेस्ड टेस्टिंग है। और आई डोंट नो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस पर क्यों बैन लगाया हुआ है। आई एग्री कि उसमें सब स्टैंडर्ड किट्स भी आ गई, कुछ हो गया, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा टूल है जो चाइना और तमाम मगरबी ममालिक और अमेरिका टेस्ट कर रहा है। और ताहिर शमसी साहब और मैं मिलके एक वो प्लाज्मा की स्टडी भी कर रहे हैं, उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली IgG कितनी है पॉपुलेशन में। तो इससे जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है उसको भी ट्रेजेक्टरी में हम ला सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ हाई टाइम कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बैन उठाए और लिमिटेड कंपनीज जो FDA अप्रूव्ड कंपनीज हैं उनको अलाउ करे कि वो इधर इंपोर्ट करें और इधर उसको सस्ता बल्कि करें, और जब वो पॉजिटिव आता है उसके बाद RT-PCR कर लें। तो दीज थिंग्स शुड बी कंप्लीमेंटिंग ईच अदर। वी आर ऑल लर्निंग एवरी डे फ्रॉम COVID-19 एंड वी मस्ट कीप ऑन डायनेमिज्म, कि डायनेमिक अपनी अप्रोच रखें कि एविडेंस जैसे आता है उसको फौरन, क्योंकि देयर इज अ टाइम विंडो के उस टाइम विंडो में हमने एक्ट कर दिया तो बहुत फायदा है, अगर बाद में करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा उस इंटरवेंशन। राइट, मैं जरा ताहिर शमसी साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम में। वापस आते हैं जरा इलाज के हवाले से, और अभी खासतौर पे जो आप फरमा रहे थे कि हम COVID-19 से डॉक्टर्स रोज लर्न कर रहे हैं, ताहिर शमसी साहब से भी रहनुमाई लेंगे इस हवाले से। एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ताहिर शमसी साहब ये फरमाइएगा सर कि ये जो अभी जावेद अकरम साहब भी बात कर रहे थे, ज़रा रहनुमाई इसमें फरमा दें। ये जो वो फरमा रहे थे कि शायद आपके साथ भी इसके ऊपर आप रिसर्च हो रही है या IgG के हवाले से, ज़रा लोगों को आसान ज़बान में बताइएगा, ताकि ये अगर ये टेस्टिंग किट है या जो भी डेवलप होना है या इसके ऊपर अगर काम हो रहा है तो ज़रा लोगों को आसान ज़बान में समझा दें कि आपकी बात का मतलब क्या है। और ये जो जावेद अकरम साहब ने भी बात की, अभी कुछ देर पहले मैं आपको सुन रहा था, आप भी एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, ज़रा लोगों की आसानी के लिए समझा दीजिए कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। जी जनाब, जो आज से 1 महीने पहले मैंने के इदारों को ये तजवीज़ पेश की थी और दुनिया भर में अपने दोस्तों के सामने ये तजवीज़ पेश की थी कि वो लोग जिनमें कोरोना वायरस के खिलाफ IgG एंटीबॉडी मिल जाए, तो वो लोग होते हैं कि जिनमें उनके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़अत का जो निज़ाम है उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना दी और वो एक से कुछ अर्से के लिए प्रोटेक्टेड हो गए। तो ऐसे लोग दोबारा से कोरोना होने का खदशा तो हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे दोबारा कोरोना आम तौर पे पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं देखा गया अभी तक, जितने लोगों को हमने टेस्ट किया है। तो उन लोगों को आप क्लियरेंस दीजिए, सर्टिफाई कीजिए उनको कि ये अब इम्यून हो चुके हैं, महफूज हो चुके हैं बहुत हद तक, और ये अपने कामों पे वापस चले गए। इसकी जो टेक्निक होती है, जैसे अभी मैं मुख्तलिफ मीडिया में बैठ कर बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब से भी एक गुफ्तगू रहती है कि जिस वक्त ये कोरोना की वबा आई तो NIH ने और जो टास्क फोर्स है हमारी कोरोना की, उसने RT-PCR के अलावा तमाम दूसरे जो तरीक़ेकार हैं कोरोना की तशख़ीस के, सब के ऊपर बैन लगा दिया। उस बैन लगाने से वक्ती तौर पे तो ये फ़ायदा हुआ कि मल्टीपल किस्म के टेस्ट ना होने की वजह से एक तरह की यूनिफॉर्मिटी आ गई तशख़ीस में। लेकिन अब 2 महीने गुजरने के बाद अब जो हमारी ज़रूरियात हैं वो PCR पूरा नहीं कर रहा।
इसलिए कि उसके लिए जिस किस्म की लैब चाहिए होती है वो आपके पास है नहीं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो मशीनें चाहिए होती हैं वो है नहीं, वो आपको इम्पोर्ट करनी है। अब जो दूसरा जो तरीका है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन का बनना, आईजीजी का बनना, कुव्वत मुदाफ़ियत का बन जाना कोरोना वायरस के खिलाफ, खासतौर पे उस पॉपुलेशन में जो टोटली एसिम्प्टोमेटिक है या आपकी जनरल पॉपुलेशन, उसको देखने के लिए आपको जो टेस्ट फैसिलिटीज हैं, जो टेस्ट की मेथडोलॉजी है, वो एलाइजा कहलाती है या केमी ल्यूमिनेसेंस कहलाती है। तो ये इसके ऊपर से इमीडिएटली पाबंदी उठाई गई और ये आपने खुद नहीं मंगवानी, हुकूमत ने नहीं मंगवानी, इम्पोर्ट नहीं करनी। ये जो वेंडर्स हैं, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन कंपनीज के, वो खुद इसको इम्पोर्ट करेंगे और प्राइवेट लैब्स और गवर्नमेंट की लैब में ये टेस्टिंग की फैसिलिटी हो जाएगी। ये इंतहाई कम कीमत पे 1200-1500 रुपए में ये टेस्ट दस्तयाब हो जाएगा, एक आम आदमी का टेस्ट हो सकेगा, वो लोग खुद भी करवाएंगे और जो जिन जगहों पे जिन इदारों पे लोग काम कर रहे हैं उन इदारों के मालिकान उन लोगों के अपने वर्क फोर्स के टेस्ट करवा के और जिनमें आईजीजी पॉजिटिव आ जाएगा उनको वो लॉकडाउन से निकाल के काम करने की कोशिश करेंगे। इससे भी अहम बात यह है कि जो हमारी फ्रंट लाइनर्स जिसमें मीडिया के लोग हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारी फौज के लोग हैं, हमारी पुलिस के लोग हैं और हुकूमत के वो तमाम इदारे जो एसेंशियल ड्यूटीज पे हैं, उन सब के ये टेस्ट करवा के उनको क्लियर किया जाए कि उनमें से जो आईजीजी पॉजिटिव है उसको अब कोई बहुत ज्यादा एहतियात नहीं होगी, जो अभी भी आईजीजी नेगेटिव है उसको बहुत सारी, अगर वो काम पे आ रहा है तो वो तमाम एहतियातें उसको देनी है जो इस वक्त। इस तरीके से हम अपनी मस्जिद का पहिया चलाने के काबिल हैं। ठीक हो गया, ठीक। ये बड़ी पर्टिनेंट बात है और मैं आपकी मौजूदगी से और जावेद अकरम साहब की मौजूदगी से कम ये बात आई एम श्योर अगर हुकूमत पे कोई सुन रहा है तो उनको भी इस बात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब एक बात जो डॉक्टर गफ़ार बलोच साहब ज़रा मुझे ये बताइए कि जो सिचुएशन है, कुछ अर्सा पहले जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कराची में डॉक्टर्स ने कहा कि पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर हालात ख़राब हुए तो इससे इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। आप कोयटा में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है अगर खुदा न खास्ता जो कहा जा रहा था कि मई के महीने में कुछ स्पाइक आ सकती है, तो इतना अरेंजमेंट है अस्पतालों के पास के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें? देखिए, इसका न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पंजाब में भी कोई ऐसी वो कैपेसिटी नहीं है कि तमाम पेशेंट्स को वो हॉस्पिटल में रख सकें। अब हमारे पास अल्टरनेट रास्ता एक ही है कि हम मैक्सिमम टेस्टिंग करें और एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट मेरा मशवरा यही है, बल्कि कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे होंगे, ज़ाहिर है वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पे जहाँ जहाँ पॉजिटिव केसेस हैं उनको घरों में रख के क्वारंटाइन करके, जो पॉजिटिव केस हैं विद इन होम भी उनको आइसोलेट करके, यही एक ही रास्ता है और दुनिया में भी यही हो रहा है और यहाँ हमारे पास यही एक ही रास्ता है। और इस तरह नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन की 30% या 20% वो इन्फेक्टेड हो जाए और उन सबको आपके पास कैपेसिटी होगी और आप सब इनको अस्पतालों में रखेंगे। आपके पास एक ही रास्ता है कि इनको आप ट्रेस करके घरों में इनको आइसोलेट करके, और जो ज़्यादा हम समझते हैं कि जिनको, जैसे हमारे पास अभी सिचुएशन यही है कि घरों में भी आइसोलेट हमने किया हुआ है, जिनको डिस्निया या दमे की तकलीफ़ होगी वो हमारे पास अस्पताल में आए। जैसे मैं अभी आपको शेखजाद अस्पताल का बताऊं, इस वक्त हमारे पास, आप शायद यकीन नहीं कर रहे होंगे कि शेखजाद अस्पताल में अभी तक एक भी एक्सपायरी नहीं हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि हमने वहाँ पे जितने हमारे पास जो पेशेंट हैं उनको हमने उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से, चूँकि आपको पता है कि मोस्टली या तो कुछ सिम्टम्स के साथ या कम सिम्टम्स के साथ हमारे साथ होते हैं, या बाहर से घरों से जो आते हैं थोड़ा सा डिस्निया के साथ, उनको हम उसी प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट दे के उनकी जो दम की तकलीफ है दमे की वो बराबर करके उनको वापस हम घरों में भेज रहे। और जो प्रोटोकॉल है 14 डेज के बाद उसकी टेस्ट ठीक हो गया, जो 2 टेस्ट है उसकी नेगेटिव, तो ये पोजीशन है। बेहतर यही है कि इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके इनको घरों में ना निकलने दिया जाए, जैसे कोयटा में ट्राई हो रहा है, कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक, ये आपने पहले भी फरमाया। मैं जरा डॉक्टर अरशद जावेद साहब ये फरमाइएगा, अब पेशावर के अंदर पूरे अगर खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए,
प्रोविंशियल कैपिटल है पेशावर। सूरत हाल क्या है सर, क्योंकि ये लोगों का कंसर्न होता है, लोग पूछते भी हैं इस हवाले से कि कैपेसिटी का इशू अभी भी है, क्योंकि जो डर खौफ वो जो मौजूद है इस मई के महीने के हवाले से। आप हम हुकूमत बताए भी, मीडिया भी कैंपेन करें, लेकिन लोग तो बाहर निकलते हैं और शायद बहुत ज़्यादा इदराक भी नहीं है या बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन भी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है या ख़ुद को दूर रखना है भीड़ से। तो कैपेसिटी क्या है इस वक्त अस्पतालों की? खुदा ना खास्ता अगर स्पाइक आए तो इस काबिल होंगे कि ट्रीट कर सके? मुनीब साहब, जहाँ तक कैपेसिटी का ताल्लुक़ है तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर का मसला नहीं, बल्कि आपने देखा कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क, अमेरिका और बरतानिया में भी कैपेसिटी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इफ़ेक्टिवली जब हालात बहुत ख़राब हुए वो पूरा कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि तमाम सूबाई हुकूमतें ने अपने हस्पतालों की कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अनथक कोशिश की है, वेंटिलेटर्स इंपोर्ट हुए हैं, ICUs बनाए हैं, आम वार्ड्स को कोरोना वार्ड्स में तब्दील किया है, और इस वक्त तक अब तक हम कोप कर रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हालात टुक बैड टर्न और हस्पतालों की तरफ सीरियस मरीज़ों के तादाद में अनथक इजाफ़ा हुआ तो आई एम अफ्रेड कि वी विल स्ट्रगल टू कोप, नॉट सिर्फ पेशावर में, नॉट ओनली इन पेशावर बट एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो इसीलिए हम जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसी चीज़ पर इंसिस्ट करते हैं कि इस हालत तक पहुंचने से बचा जाए, और वो बचने के लिए आपके सामने बार बार हम वही बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और ह्यूमन ट्रांसमिशन के चेन को ठीक कम करना। और अभी एक ये इंटरेस्टिंग बात ये IgG और IgM के हवाले से भी हुई। यस, ये भी एक इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। इसे वो लोग इम्यूनिटी पासपोर्ट भी कहते हैं कि अगर किसी में IgG पॉजिटिव है तो वो उसको लॉकडाउन से निकाल के उसको कम्युनिटी में ले जाया जा सकता है, एंड ही कैन वर्क। और इसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम फार फ्लंग एरिया जहाँ PCR की फैसिलिटीज़ ना हो वहाँ पे इवन स्क्रीनिंग के तौर के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस किसी में भी IgM एंटीबॉडी हो, इसका मतलब है उसे एक्टिव इन्फेक्शन है और उसको आइसोलेट किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर रशीद जावेद साहब। मैं ये मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबान, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब और डॉक्टर गफ़ार बलोच साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम के सेगमेंट के अंदर हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स जो कि मैं दोबारा कहूँगा कि फ्रंट लाइन पर हैं, उनकी राय की ज़्यादा अहमियत है और हुकूमतों को भी सुननी चाहिए उनकी बात। और प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने जैसे फरमाया कि उन्होंने अब से नहीं, काफ़ी अर्से पहले से हुकूमत को इस हवाले से कुछ रिकमेंडेशंस दे रखी है। मैं समझता हूँ हुकूमत को सुनना भी चाहिए और कंसल्ट भी करना चाहिए, क्योंकि ये माहिरीन है, इनकी राय की बहुत अहमियत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। हुकूमत कहती है एहतसाब का और या नैब का कानून जो है उसका कोई नया मुसवदा नहीं मौजूद। जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, अपोजिशन ये कहती है कि ये वो मुसवदा है जो हुकूमत ने तैयार किया है, हुकूमत मानने से इनकारी है। एक ब्रेक के बाद शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी। वो बताएंगे कि एक्चुअली ये ड्राफ्ट आया कहाँ से है और हुकूमत के इरादे क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में जनाब शहजाद अकबर साहब, आप मावन खुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए एहतसाब और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने वक्त दिया। अरे पहले तो ज़रा ये बता दें, ये परसेप्शन है या बातें निकल आती है कि जी आटा चीनी की रिपोर्ट है, आपने कहा कि आपने खुद रिलीज़ की और कुछ सहाफ़ियों को भी दी, वो आज अपोजिशन ये कहती है, लोग ये कहते हैं नहीं जी फ़लाने ने लीक कर दी, नदीम अफजल चांद साहब आए हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा लीक हो गई। अब ये नैब ड्राफ्ट कोई गर्दिश कर रहा है,
ये परसेप्शन क्यों है? अब जैसे फिरदौस साहिबा गई तो उनके बाद फौरी तौर पर आ गया जी, ज़राए से चलने लग पड़ी जी कि बदउनवानी है, ड्राइवर रख लिए, गाड़ियाँ रख ली, ये कर दिया वो कर दिया। ये बातें क्यों आ रही हैं आपके? देखिए, चूँकि 50 चैनल है, उनका पेट भी भरना है, आपने भी रोज़ी अपनी कमानी है किसी न किसी चीज़ से, मेरे खाते फौरन पास उसका तो हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जहाँ तक लीक की बात है, वो तो चीज़ खुद उनके मीर साहब के भी सामने वाजे कर दी गई थी मालिक ने, मोहम्मद मालिक ने। अब देखें होता क्या है, रिपोर्ट रिलीज़ करने का फ़ैसला एक दिन पहले होता है, इन राइटिंग होता है, पीआईडी के थ्रू रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, पीआईडी की वेबसाइट पे डाली जाती है रिपोर्ट। अब ये सारा काम हमने कोई 30 मिनट में कर लिया, और जो कहते हैं अपोजिशन वाले कि जिनसे लीक की गई, वो खुद बता रहे हैं, मोहम्मद मालिक जो सहाफ़ी हैं, कि जी वो रिपोर्ट बिल्कुल मैंने उनको दी थी, और उनके अलावा मैंने आपके चैनल के लोगों को भी दी थी, डॉन को भी दी थी, बाकी दीगर चैनल्स को भी दी थी, सबको एक एडवांस कॉपी थी। बड़ी रिपोर्ट होती है, उसको वो PDF फाइल है जिसको वेबसाइट पे उस पर अपलोड करने में थोड़ा सा लग रहा है। जिन लोगों को हमने फॉरवर्ड कर दी उनको पहले मिल गई, उनमें से एक सहाफ़ी ने अपने साफ़ियाना मेयार का ख्याल ना रखते हुए उसको कि 20 मिनट पहले रिलीज़ कर दिया। तो वो तो एक उनका अपना एक ज़ाती उनके लिए वो स्कूप होगा, वो स्कूप था उनके लिए। चले वो छोटा एक स्कूप हो गया, वैसे आइंदा मैं उनको नहीं दूंगा। लेकिन इसके अलावा अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। देखिए, आटा चीनी के कमीशन को लेके मैं सुन रहा था अभी कि जी ये कह रहे हैं अपोजिशन वाले, स्पेशली नून लीग वाले, कि इसके अंदर इस ड्राफ्ट के जो ये सो कॉल्ड इस वक्त ड्राफ्ट फिर रहा है। पहली तो बात, ये बड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है कि इस ड्राफ्ट का हुकूमती मसवदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज वजारत कानून की तरफ से भी इसके अंदर एक प्रेस रिलीज़ आ गई थी कि ये हुकूमती ड्राफ्ट नहीं है, बिकॉज अभी तो हमने वो ड्राफ्ट करना शुरू भी नहीं किया, अभी सिर्फ हमारी मुशावरत चल रही है। ये जो ड्राफ्ट है, इसको मैं ये कहूँगा, और मुझे भी वो ड्राफ्ट मसूल हुआ मुख्तलिफ व्हाट्सएप से। ड्राफ्ट के पढ़ने के बाद मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा ये तो वो ड्राफ्ट है जो हमारे एक दोस्त हैं फारूक एच नाइक साहब पिछले 15 साल से बगल में दावे फिर रहे हैं। उस ड्राफ्ट के अंदर इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं कि मैं ये समझता हूँ उस ड्राफ्ट की जगह अगर सिंपली 1-2 लाइनी चीज़ें लिख देते कि नैब आइंदा से कभी भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, सलमान शरीफ और जरदारी शरीफ, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो वो ठीक है। ये सिंपली इस ड्राफ्ट का मतलब मेरे सामने है। पीछे कोई PTI का कोई ग्रुप, देखिए कोई ग्रुप नहीं है। मैं इस चीज़ पे भी आ जाता हूँ। आज एक और बड़ी मजाका खेज़ बात मैं सुनी अपोजिशन से, और वो बेचारी हमारी एक बहन है मरियम औरंगज़ेब, उसकी ड्यूटी लग जाती है तो वो बेखतर कूद पड़ा आशिक़े वो नमरूद आतिश नमरूद में जो भी हुआ है, सोचे समझे बगैर कि ये बातें कर देना कि जी ये बेसिकली ECC और कैबिनेट के फैसलों के अंदर नैब नहीं देख सकती। दो चीज़ें, पहली चीज़ ये है कि किसी भी जो काबीना की चीज़ें होती हैं या किसी कमेटी की चीज़ें होती हैं उसमें क्रिमिनलिटी नहीं होती, डिसीजन होता है गुड और बैड डिसीजन। लेकिन ये कहना कि ये ड्राफ्ट इसलिए तैयार किया गया है, ये नैब में अमेंडमेंट इसलिए की गई है कि हमारी काबीना के फैसले या ECC के फैसले के ऊपर वो चीनी वाली चीज़ ना आए। तो मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, क्लैरिटी वाली। ECC इस वक्त जो चीनी का कमीशन है उसमें सबसे पहले बात शुरू हुई 218 की ECC और 218 का कैबिनेट डिसीजन जिसमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। अच्छा, उसके अंदर बड़े वाजे तौर पे सरप्लस चीनी की, क्योंकि मुल्क में चीनी की कमी नहीं थी, इशू उसमें चीनी की कमी नहीं थी, इशू था कि चीनी की कीमत बढ़ी। जो वफाकी काबीना ने और ECC ने इजाज़त दी वो एक्सप्लिसिटली उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, सब्सिडी नहीं दी। हाँ, वो तो पंजाब में हुई ना। अब इस पे आ जाइए 2000, मैं कहता हूँ आप जब कत्ल होता है ना तो कत्ल होने के बाद देखा जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि इसका फ़ायदा किसको होगा, वहाँ से शक शुरू होता है कि असल में इसके पीछे ये होना है। तो 2018 की जो सब्सिडी तो दी नहीं गई, एक्सपोर्ट की परमिशन दी गई, ठीक। अब जो ड्राफ्ट है वो कहता है कि ECC के फैसलों में ना देखा जाए और काबीना के फैसलों में ना देखो, हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि इसके बरक्स आप 2017 का अगर देखें ECC का फ़ैसला, उससे पहले वज़ीर आज़म उस वक़्त के शाहिद खाकान अब्बासी की एक चिट्ठी है जो वो लिखते हैं इंडस्ट्रीज़ को कि रातों रात आप इनकी सब्सिडी के ऊपर मामला तय करें। रिटर्न में दिया है, फवाद हसन फवाद इनके सेक्रेटरी थे, उनकी तरफ से वो गया हुआ है। उसके बाद वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ECC का इजलास होता है, 36 घंटों में वज़ीर आज़म की चिट्ठी जाती है, ECC का इजलास होता है, वो शुगर की प्राइस भी डिटर्मिन कर लेते हैं और फिर बड़े हंसी खुशी 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे देते हैं। अच्छा। तो अब मुझे बताइए कि अगर ये वाला ड्राफ्ट जो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहा है, अगर बिलफर्ज मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता अगर ये कानून बन जाए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जिनको होगा वो शाहिद खाकान अब्बासी को होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मसवदा जो फिर रहा है जिसको कहा जा रहा है कि जी हुकूमत का मसवदा लीक हो गया, ये तो एक विश लिस्ट है जिसको मैं कह सकता हूँ जिस तरह वो क्रिस्प मिशन था और दूसरे थे, तो ये
शाहिद खाकान अब्बासी फ़ारूक नाइक मिशन या ड्राफ्ट लग रहा है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बट ये जो परसेप्शन है शहजाद साहब इस हवाले से ख़ास तौर पर कि ये जो रिपोर्ट है आपकी आटा चीनी के हवाले से, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है, इसके अंदर अभी तक डिले है, 3 हफ्ते मज़ीद टाइम दे दिया गया, और बार बार अपोजिशन की तरफ से जारी बात अभी तक बात आ रही है यही कि आपने ये डिलिबरेटली किया है और इसके अंदर इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोगों को बचाया जा सके। देखिए, पहली तो बात है कि अपोजिशन तो किसी पोजीशन में नहीं है कि कमीशन या उसकी रिपोर्ट को रिलीज़ करने से लेके कोई बात कर सके, क्योंकि अगर हमारे यहाँ सही मानों में एक अवाम की जो अकाउंटेबिलिटी हो वो हो, तो ये अपोजिशन जिसने आज तक ना कोई कमीशन बनाया ना किसी मामले की तहकीक की, नून लीग के अपने दौर में चीनी की कीमतें बढ़ी थी, शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना भी शायद जो थे वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं, इंडस्ट्री के वज़ीर भी, कि हम कमीशन बनाएंगे, वो कमीशन कभी बना ही नहीं। तो हमसे ये तवक्को करना या हमारे ऊपर ये कमेंट करना, ये तो इनके कोई नहीं बनता। बहरहाल ये सवाल ज़रूर जायज़ है कि इसमें 3 हफ्ते क्यों बढ़ाए गए। देखिए, फोरेंसिक जो है ये एक आम तहकीक से हट के एक चीज़ होती है। फोरेंसिक का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड आपने हर चीज़ को वेरीफाई करना है ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो ये भी देखा जाएगा कि ये एक्सपोर्ट जब यहाँ फैक्ट्री से शुरू हुई और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँची, उस तमाम कड़ियों को मिलाया जाएगा, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी, कागजात की जांच पड़ताल होगी, तब ये चीज़ जाके मुकम्मल होती है। कमीशन ने जब ये काम करना शुरू किया फोरेंसिक का, तो फोरेंसिक के सामने कुछ मसाइल थे। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो कोऑपरेशन, इसमें सब्सिडीज़ के मामले हैं, सिंध बैंक के इश्यूज़ हैं, सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, उनकी तरफ से कोई ख़ास कोऑपरेशन नहीं है, बार बार कमीशन को पुश करना पड़ता है उनको। दूसरा ये था कि कोविड की वजह से, बिकॉज इसमें फ़िज़िकल इंस्पेक्शन थी पूरे पाकिस्तान में, साउथ पंजाब में, सिंध में, पंजाब, सेंट्रल पंजाब की मिलें थी, 10 मिलों का इंतखाब था, उन 10 मिलों तक मौके पे रसाई, वहाँ से जाके चीज़ें लेके आना, फिर उस डाटा को शिफ्ट करना, फिर उस डाटा को एनालाइज करना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और काबीना के सामने भी कमीशन ने यही चीज़ रखी कि हमें सिर्फ 3 हफ्ते और दरकार हैं, इन 3 हफ्तों में हम रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको इस चीज़ की मतलब वो हमें तो माजी में हमने सीखा हुआ राजा परवेज की तरह डेट नहीं देनी, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन ये कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई, वज़ीर आज़म साहब का ये पूरा कमिटमेंट है, जिस तरह से पहले कमिटमेंट था कि कमीशन उसकी रिपोर्ट आएगी और पब्लिक होगी, उसके बाद फोरेंसिक कमीशन बना है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी और आप देखेंगे कि वो पब्लिक होगी। आपकी नज़र से कुछ अभी तक डिटेल्स गुजरी है? नहीं गुजरी। नहीं, देखिए, मेरे साथ तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं कमीशन को लेके, बिकॉज वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू आउट होते हैं, तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं। कुछ उनको मसाइल की जो चीज़ें सामना था उसके अंदर वो होता है। बाकी जहाँ तक मुझे थोड़ी ख़बर है कि कमीशन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है जिसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स है, कुछ उन्होंने और भी ह्यूमन रिसोर्स मांगी है, वो उनको इंटीरियर ने और फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, वो सारी उनके पास अवेलेबल है। मेरा ख्याल है कि ईद से पहले वो भी घर जाना चाहेंगे सारे कमीशन वाले, कुछ 100-150 बंदा बेचारा एक जगह बैठा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह वक्त पे कंप्लीट हो जाएगी जो इनको नया वक्त मिला है। अच्छा, दो बातें अहम। एक तो आपने कहा सिंध की तरफ से कोई ताउन नहीं हुआ, जब आप ये कहते हैं ताउन नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने क्या वहाँ ताउन नहीं किया? देखिए, मिसाल के तौर पे जब उनसे रिकॉर्ड मांगा गया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का रिकॉर्ड मांगा गया सब्सिडी की एवज लेके, बिकॉज फोरेंसिक देखें एक डॉक्यूमेंट होता है कि जी 1000 रुपये की सब्सिडी दी गई। जब आप फोरेंसिक करते हैं ना तो फिर आप कहते हैं कि 1000 रुपये की सब्सिडी किस किस को दी गई, इसमें से कितना हिस्सा किस मिल का था, जो सब्सिडी दी गई उसके एवज कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए जिनके एवज सब्सिडी दी गई, ये सारा आपने प्रोवाइड करना होता है। उसके ऊपर तो पहले वो बैंक वाले मुकर गए कि नहीं ये तो हमने दी नहीं, फिर जब उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स से कन्फ्रंट किया गया तो फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने शुरू किए। इस तरह से सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हमेशा से सब्सिडी देती रही है। सब्सिडी देने के लिए जो पूरी फाइल मूवमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट्स दरकार है, उन्होंने वफाक से भी लिए हैं, पंजाब से भी लिए हैं, लेकिन सिंध में थोड़ा सा वो रिस्पांस जो था वो स्प्रेड कितना बड़ा है इसका ओवर द पीरियड ऑफ, जब अगर रिपोर्ट आएगी तो हम क्या कह सकेंगे आप इसे कि कितने अरसे के ऊपर मुहैया? देखिए, ये 2 चीज़ों को देख रही है। एक तो पॉलिसी एज होल के जी शुगर की प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन और फिर उसकी एक्सपोर्ट में सब्सिडी का अमल दखल। एक तो इस चीज़ का इसके अंदर बड़ा डिटेल एनालिसिस होगा जो उनके TORs हैं उसके मुताबिक। दूसरा, इन्होंने तो बस सिर्फ पिछले 5 सालों को डिटर्मिन करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप फोरेंसिक का एक बहुत एक्सपैंड कर देंगे, वैसे तो शुगर की जो एक्सपोर्ट है और उसकी चीज़ों में अगर आप कभी ऑनलाइन अखबारात की सर्च करें तो 1994-95 से ही
मियाँ बरादरान की इंडिया को चीनी भेजने के ऊपर और सब्सिडी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। लेकिन ये हम सिर्फ पिछले 5 साल के लिए उनके TORs में था, उनको वो मौत देखेंगे। दूसरा ये कि जो प्रैक्टिस है जो शुगर मिल्स की और पूरी इस इंडस्ट्री की, वो क्या हैं, वो बेसिकली कुछ कंपनीज़ हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, SCCP की रिपोर्टिंग है, फिर इसमें किरदार है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, बिकॉज ये हमारी काबीना में भी वज़ीर-ए-आज़म साहब भी और पूरी काबीना भी बारहा इस चीज़ को दोहरा चुकी है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो किरदार था एज रेगुलेटर, एज वॉच डॉग, वो नहीं कर सका। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मुनीब आपका भी लीगल बैकग्राउंड है, मेरा भी लीगल बैकग्राउंड है। हमने जब इनके मामलात को CCP के देखना शुरू किया, काबीना ने कहा हमें आप एक प्रेजेंटेशन दें, आप जब से बने हैं आपने क्या किया है। तो उन्होंने काबीना को बताया जी कि हमने आज तक 27 अरब रुपए के जुर्माने किए हैं कार्टेलाइजेशन को लेके। अच्छा, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो किधर हैं पैसे? उन्होंने कहा जी वो 27 अरब के हमने जुर्माने किए थे, 27 अरब के जुर्मानों में 1 रुपया भी वसूल नहीं हुआ क्योंकि स्टे ऑर्डर्स आए हुए हैं अदालतों से आए हुए हैं। देखिए अब मैं बीइंग अ लॉयर सिर्फ अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना बड़ी गलत बात है। आप एक प्राइवेट पर्सन है, आपके ऊपर स्टे आया हो, आप जान मारेंगे, आप 2 महीने 6 महीने 8 महीने वकेट करा लेंगे। ये सरकार जो फीसों की मद में लाखों करोड़ों रुपये दे रही है, 127 स्टे ऑर्डर्स हैं इस 27 अरब के बरखिलाफ, और आज तक एक भी वकेट नहीं कराया जा सका। जबकि यही CCP जब इनके कुछ लोगों को वफाकी काबीना ने हटा दिया क्योंकि उन्होंने कानून के मुताबिक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो थी, वो फटाफट तो वो अपना जो स्टे ले आए, उसमें जो लॉयर CCP की तरफ से हायर हुए उन्होंने जाके उनके हक में बयान दे दिया। तो इतनी मिली भगत तो ये सारी काबीना के सामने आई, जिसके बाद उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही मतलब ये तो इस कहते हैं ना इंस्टीट्यूशन कैप्चर, कि वो जो माफियाज हैं वो जो नज़र भी नहीं आते, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को देखें। अगर ये काम रेगुलेटर कर रहा होता, CCP अपना काम करे, SCCP अपना काम करे, तो फिर ये इतना ज़्यादा बर्डन नैब के ऊपर भी नहीं आता, फिर ये कमीशंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें हम हुकूमत को कोई शौक नहीं है कि अपने रिसोर्सेज झोंक दे इन चीज़ों में। आज से पहले किसी ने नहीं किया, ये यही गवर्नमेंट कर रही है जो रिसोर्सेज झोंक के ये पता कराने की कोशिश कर रही है कि असल में इस कौम के साथ हुआ क्या, मामला क्या हुआ जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे खड़े हैं। सो रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें रिवील होंगी टुवर्ड्स द एंड। शहजाद साहब, अब ये तासुर गलत नहीं है कि आपके पास अहम कलमदान है, आप वज़ीर-ए-आज़म के बहुत करीब हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा डीनोटिफाई होती हैं, ख़बरें आ जाती हैं कि जी वो गाड़ियों से मुतालिक, जी कोई अपॉइंटमेंट से मुतालिक, उनकी डीनोटिफाई होने की वजह आपको तो पता होगी। देखिए वो तो उन्होंने खुद अपने ट्वीट में भी कह दिया था, वज़ीर-ए-आज़म साहब का स्वाबदीद है, और स्पेशली जो अनइलेक्टेड लोग हैं मेरे जैसे, कल अगर मुझे भी वो कह दें कि भाई साहब आपने बड़ी खिदमत कर ली, अब आप जाएं, तो मैं भी कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो स्वाबदीद है चीफ़ एग्जीक्यूटिव की कि वो किसको अपनी मुशावरत के लिए रखे, किसको ना रखे। तो उसके पीछे मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कुछ होगा तो वो फ्यूचर में सामने भी आ जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर देगा, देखने का खुदा।